हेलो सर। अब बोलिए। अटेंडेंस लगा दी सर मेरी। हाँ लग गई। नितेश जी लग गई आपकी अटेंडेंस। सर लास्ट लेक्चर की लगा दी थी। लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे। नहीं था सर। अरे फिर क्यों नहीं आए थे? सर थोड़ा काम था। अच्छा। लगा दो सर वो भी। अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी जो है। असल में वो टाइट किया हुआ है ना, सुनील पांडे जी टाइट किए हुए हैं। टुडे इन द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट PEC 5 for the topic of the unit 2, we will go for the social and cost benefit analysis. In the case of the unit 2, go no decisions are there, project identification and screening is there, project appraisal is there, market analysis is there, technical analysis is there, social analysis is there, ecological and financial analysis is there, and project selection is there, pragmatic approach is there, pair wise comparison is there, multi attribute decision making approach is there. In this we are discussing about the social cost benefit analysis. सर सर हाँ बोलिए। लास्ट लेक्चर की लगा दी सर मेरी अटेंडेंस। कौन, नितेश जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे आप थे नहीं तो कैसे लगेगा? अरे सर कुछ काम था, लगा दो सर। अच्छा देखते हैं अभी जो है, बाद में अभी बाद में। कुछ नहीं हो रहा सर, कोई बम नहीं फूट रहा सर, लगा दो अटेंडेंस। बम नहीं फूट रहा? नहीं फूट रहा। अरे अच्छा नितेश जी क्लास कीजिए, अभी जो है क्लास कीजिए, फिर बाद में बात करते हैं। तो जब भी करने में मजा आएगा सर क्लास, जब पहले अटेंडेंस लगा दोगे। पहले क्लास तो कर लीजिए। कर रहा हूँ सर, क्लास तो कर रहा हूँ, हाँ लेकिन हाँ। मजा तो तभी आएगा ना जब। वो तो इस क्लास का तो मैं आपको आपको लगा ही दिया। हाँ वो नेक्स्ट वाली और लगा दो। लास्ट वाली क्लास का। अच्छा ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है जो है, अभी अभी अब क्लास के बाद बात करते हैं आपसे, है ना? ठीक है सर। ठीक। दैट इज द शेडो प्राइसिंग। अभी इसका रिकॉर्डिंग चल रहा है ना आपका लेक्चर का, है ना? बात आई समझ में नितेश जी? आ गई आ गई आ गई। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो ये कॉलेज में जाएगा, जमा होगा रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग देखते हैं। अटेंडेंस लगा दो। हाँ अटेंडेंस सबका पहले मैं अटेंडेंस ही लगा देता हूँ। गुरदीप रावत जी 1114। मिस्टर योगेश 167। फ्रांसू जी 1112। नितेश जी 123। कुंदन कुमार जी 163। निखिल जी 122। ये 60 पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट नाउ। निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, नितेश जी 123, मिस्टर योगेश जी 167, गुरदीप रावत जी 114, फ्रांसू जी 112। ये सारे 6 पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द शेडो प्राइसिंग ऑफ द social cost benefit analysis. The unit of account in which the value of inputs or output is expressed, that what unit of currency, domestic or foreign the project has gained. कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट लगाने का क्या बेनिफिट है ना? कितना डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी गेन हो रहा है,
करंट वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज कितना आ रहा है, व्हाट इज द करंट वैल्यूज और कांस्टेंट वैल्यूज कितना आ रहा है, विथ रेफरेंस टू विच पॉइंट प्रेजेंट और फ्यूचर, विथ रेफरेंस टू विच पॉइंट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आपको कहां पे आपका प्रोजेक्ट जा रहा है, प्रोजेक्ट को एनालिसिस करना ये आपको बहुत जरूरी है। कंटिन्यूअस फीडबैक, आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, इशिकावा भी यही कहता है कि प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहना चाहिए, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट आपका फेल हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए, तो उसका कंपिटिटिव एज है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। एम्बेसडर फिएट कितनी इंडिया में घूमते रहती थी, जहां देखो यहाँ एम्बेसडर की गाड़ी चल रही है। ग्लोबलाइजेशन जैसे ही हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद एम्बेसडर फिएट, मैंने पिछली एम्बेसडर की गाड़ी पता नहीं कब देखी थी, 2010 में या 2011 में देखी थी। अब तो एम्बेसडर का नाम ही नहीं है, कोई बच्चा देखा भी नहीं होगा एम्बेसडर गाड़ी कहाँ है। तो कई प्रोजेक्ट बंद हो गए। इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये आपको जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट विथ रेफरेंस टू विच ग्रुप, ये आपको शैडो प्राइसिंग आपको निकालना आपको जरूरी है, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है आपको सक्सेसफुल माना जाएगा। प्रोजेक्ट में हमेशा जो है होते रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रेडेबिलिटी फॉर ट्रेडेबल गुड्स, द इंटरनेशनल प्राइस इज ए मेजर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द कंट्री। सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, ये आपको होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा, ये आपको ट्रेडेबिलिटी में, आपको ट्रेडेबल गुड्स में आपको जरूरी है। सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, ये जानना जरूरी है। सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड वाइस वर्सा, ये आपको जानना जरूरी है। हेंस द सोर्सेज फॉर द शैडो प्राइसिंग, ये आपको जानना जरूरी है। इंक्रीज और डिक्रीज द टोटल कंजम्पशन इन द कम इकोनॉमी, ये आपको जानना जरूरी है। टोटल कंजम्पशन इकोनॉमी में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन में कैसा है, ये जानना जरूरी है। कई कंपनियां कंज्यूमर बिहेवियर को पकड़ती है कि कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर को पकड़ती है। डिक्रीज और इंक्रीज इन द प्रोडक्शन इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होता है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसको पकड़ती है इकोनॉमी। प्रोडक्शन बढ़ रहा है या घट रहा है। एक कंपनी जब खुल जाती है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में उधर जाते हैं, कई कंपनियां बोलती है कि वो कंपनी पैसा कमा रहा है, हम भी इसी तरह के पार्ट बनाएंगे, हम भी जो है पैसे कमाएंगे, तो उसमें डिक्रीज और इंक्रीमेंट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होना शुरू हो जाता है। इंडिया में भी यही हुआ, एक कॉलेज खुल गया, उसके साथ साथ में सारे जगह जो है कॉलेज खुल गए। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन इकोनॉमी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको जरूरी है। इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये हो रहा है जानना, ये कि ये आपको यूनिडो अप्रोच में शैडो प्राइसिस में आपको बता रहा है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ग्राफ की इंपोर्ट घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। यूनिडो अप्रोच इज वन ऑफ द कैलकुलेटिंग द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यूनिडो अप्रोच का सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैलकुलेट करना ये आपको जरूरी है। कंज्यूमर बिहेवियर पकड़ना, कंजम्पशन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये जानना किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी प्लांट के लिए, ये आपको जरूरी है। नॉर्मली वी कैलकुलेट फाइनेंशियल बेनिफिट को कंप्यूट करते हैं फॉर ए प्रोजेक्ट व्हाइल इवैल्यूएटिंग, बट दिस मेथड कैलकुलेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जानना आपको जरूरी है। Although earlier it was commonly used by the government organization, but now it is being used by the private players also. In this analysis, the monetary period are replaced by the shadow prices. जो आपको monetary prices है, आपको shadow prices से आपको replace किया जाएगा। Shadow prices are priced at perfect market condition, also called economic prices. Shadow prices जो है आपको
परफेक्ट मार्केट कंडीशन में इकोनॉमिक प्राइसेस, ये आपको जरूरी है. Thus the market prices are replaced by the economic prices and the benefit or returns are calculated. In addition to this, adjustment made for the externality, ये आपको जानना जरूरी है. पॉजिटिव लाइक रोड फैसिलिटी, रोड फैसिलिटी है कि नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है कि नहीं है, एक्सटर्नलिटी लाइक द पॉल्यूशन, ये आपको है कि नहीं. पॉजिटिव फीडबैक्स और नेगेटिव फीडबैक्स फॉर द प्रोजेक्ट के लिए वो आपको जानना जरूरी है. सेविंग है कि नहीं है. A rupee saved is valued more than a rupee consumed. आपको 1 रुपये सेव होता है तो उसका वैल्यू ज्यादा है देन द रुपी कंज्यूम्ड. रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम आपको है कि नहीं है. ए रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू पुअर इज वैल्यूड फॉर देन ए रुपी डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिच, ये आपको जरूरी है. टैक्स आर कंसीडर्ड एंड मेरिट्स, ये आपको जरूर जानना आपको जरूरी है. तो ये शेडो प्राइसिंग में आपको ये जानना, शेडो प्राइसेस निकालना आपको जरूरी है. इन द सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका प्रोजेक्ट का क्या सिचुएशन होगा, आपको शेडो प्राइसिंग आपको बता देगा. आपका इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में कि डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमी में, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है वो आपको बता देगा. इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में, ये आपको बता देगा. इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है टोटल कंजप्शन में, इकोनॉमी में, ये आपको बता देगा. तो मेथड फॉलोड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, तो ये आपको बता देगा. तो 9 कैटेगरी ऑफ द रिस्क फ्रेमवर्क टू विच द टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर देयर. व्हाट आर द रिस्क आर देयर इन द एस्टैब्लिशिंग एन प्रोजेक्ट में आपको एस्टैब्लिश करने में क्या क्या रिस्क है उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बता देगा. These are the risks are the transaction risk, strategic risk, reputation, compliance, failure to meet regulatory guidelines, है ना, information integrity risk, business continuity risk, vendor management risk, है ना. ये कितने तरह के रिस्क है वो आपको यहाँ पर आपको बता रहा है. जो रिस्क है आपको ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ द करेंसी में आपको 9 कैटेगरी के रिस्क हैं, ये रिस्क के बारे में आपको बताता है. तो ये रिस्क के बारे में आपको बताता है. तो दूसरा आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो चैलेंजेस फेस करते हैं रिलेटेड टू प्रिजर्विंग द सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स एबिलिटी टू मैनेज अर्निंग एंड कैपिटल, ये आपको बताता है. न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड इंक्रीज डिलीजेंस ऑफ द फाइनेंस इंस्टीट्यूशन. FBI in 2001 report financial institution fraud failure report, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉड, ये आपको FBI रिपोर्ट देता है कि टायर 1 प्रॉपर्टी में स्ट्रेटेजिक प्लान एंड आइडेंटिफाई बैंक फेल्यूअर्स, आइडेंटिफाई द थेफ्ट, चेक फ्रॉड, ये सारे आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक किटिंग, मॉर्टेज एंड लोन फ्रॉड as its major area of investigation and increasing importance in its investigation related to the emerging technology and computer related banking, ये आपको जरूरी है. तो ये आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आपको क्लियर कर देगा कि जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है वो आपको क्लियर है कि नहीं है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉड जो है वो आपको कई अभी जो है हमारे जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है कई प्रोजेक्ट को 2-3 हजार प्रोजेक्ट को इंडिया में बंद कराया. उनका स्टेटमेंट था कि बंद कराया, कि उनकी कहते कि कंपनी फ्रॉड है. इंडिया की कंपनी कह रहे थे कि 2-3 हजार कंपनी को मैंने बंद कराया, 2-3 हजार कंपनी फ्रॉड है, वो फ्रॉड काम करते हैं. तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉड जो है ये सारे जो है आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो क्लियर आपको बता देगा कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो आपको ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, बैंक फेल्यूअर्स हो रहा है क्या हो रहा है, आइडेंटिफाइड थेफ्ट हो रहा है क्या हो रहा है, चेक फ्रॉड हो रहा है क्या हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे चल रहा है, चेक नीटिंग कैसे चल रहा है, मॉर्टेज एंड लोन फ्रॉड क्या हो रहा है,
लोन फ्रॉड तो आपको पता ही है इंडिया में क्या सिचुएशन चल रहा है लोन फ्रॉड का। लोन फ्रॉड का आपका लोन लिया जी, लोन लिया और विजय माल्या फ्रॉड आपको पता ही है लोन फ्रॉड। तो ये सारे मेजर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस और इन इट्स इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर रिलेटेड बैंकिंग में आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको गवर्न करती है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है कौन सा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, कौन सा कंपनी का जो है फ्रॉड काम चल रहा है, अब्यूज चल रहा है ना, ये आपको क्लियर कट बता देगा। द परविजनेस ऑफ द चेक फ्रॉड। हेलो हाँ बताइए सर, मेरी अटेंडेंस लगा देना आकाश 102। पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था सर नेट की वजह से। आकाश जी आप भी पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए, नितेश जी भी वो भी यही कह रहे हैं पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा ठीक है। सर क्या दिक्कत है? सर मैं भी, सर फ्रांसू पिछली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया था, मैं भी नेटवर्क इशू आ रहा था। नेटवर्क इशू आ रहा है? अच्छा हाँ सुनिए पिछली नेटवर्क क्लास की भी लगा दो। बड़ी मुश्किल से इस बार भी दो बार आपने अलाउ किया, तीसरी बार मैं जुड़ा हूँ। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है क्या तो दिक्कत हाँ आ तो रही है? वो मैं कंसीडर कर लेता हूँ, कुछ नहीं है। लेकिन एक बार सुनील पांडे जी को ना फोन कर दिया कीजिए कि हमारा सर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, वो डेली का ना वो लॉक कर देते हैं अटेंडेंस जो है ना। ठीक है सर अभी तो हाँ हाँ वो लॉक कर देते हैं कि भाई आप पीछे का अटेंडेंस नहीं भर सकते। वो जो तो है सर वो तो शाम को भेजते होंगे ना आप सर को? हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको वो कर देते हैं, वो लॉक कर देते हैं अटेंडेंस कि भाई वो पीछे का चलेगा नहीं अटेंडेंस। तो ठीक है जो है मैं इसको नेटवर्क इशू आ रहा है तो मैं आपका कंसीडर कर रहा हूँ। नितेश जी का पहला नंबर है, नितेश जी का भी वो उसका प्रॉब्लम आ रहा था। नितेश जी, आकाश जी और फ्रांसू जी, ये तीन कह रहे हैं ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नितेश जी और आकाश जी और थैंक यू। फ्रांसू जी, हाँ ठीक है ओके। तो ये आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, और कई आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेथड फॉलोड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो चेक कर लेता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर आपका क्या चल रहा है। बीइंग एसबा बैंक, फर्स्ट नेशनल बैंक, मॉनेटरी डिलीवरी स्टैंडर्ड बैंक। सर अटेंडेंस लगा दी ना आपने? अटेंडेंस में आपको बता ही देता हूँ कौन कौन आपको प्रेजेंट है, मैं आपको बता ही देता हूँ। शुभम सिंह जी 143, आकाश गुज्जर जी 102, दीपक जी 110, फ्रांसू जी 112, गुरदीप रावत जी 114, मिस्टर योगेश जी 167, 123, नितेश जी 123, कुंदन कुमार जी 163, निखिल जी 122, पवन जी 127, रजनीश कुशवाहा जी 134। जो आपका फाइनल अटेंडेंस है 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। रजनीश कुशवाहा जी 134, पवन जी 127, निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, नितेश जी 123, कुलदीप रावत जी 140, फ्रांसू जी 112, दीपक जी 110, आकाश गुज्जर जी 102, शुभम सिंह जी 143, है ना। तो ये आपके 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। और तीन कह रहे हैं कि पिछली क्लास में भी उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। नितेश जी 123, सुबह आकाश गुज्जर जी और हिमांशु जी, उनकी भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सभी की अटेंडेंस लग गई है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन सा प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है,
कौन सी कंपनी क्या चल रही है, नहीं चल रही है ना। तो चेक फ्रॉड कंपनियों के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फ्रॉड हो रहे हैं वो सारे उसके पता चल जाते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कई 2000 कंपनियों को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी इंडिया में बंद कराया, कह रहे हैं कि ये कंपनियां जी फ्रॉड चल रही है, कंपनी है ही नहीं, कंपनी का नाम चल रहा है ना। तो ये आपका सारे फ्रॉड है। तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ द करेंसी हैज आइडेंटिफाई द 9 कैटेगरीज ऑफ द रिस्क। These risks are technology related products, services, delivery channels and processes are most frequently exposed. The different types of the risk are the transaction risk, the risk to the earning or capital arising from problems with service or product delivery, for example poorly configured or incompatible internal external system and processes, ये आपको transition risk है। The risk to the earning और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी, ये आपको जानना जरूरी है ना। प्रॉब्लम्स टू विद सर्विस, ये आपको जानना जरूरी है। फॉर एग्जांपल ऑफ द पुअरली कॉन्फ़िगर्ड और इनकैपेबल इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम, ये आपको जानना जरूरी है। स्ट्रेटेजिक रिस्क, द रिस्क टू अर्निंग्स और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजंस और इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज डिसीजंस, ये आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क है। द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम एडवांस बिजनेस डिसीजंस, ये आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क। व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, ये आपको पकड़ना आपको जरूरी है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, क्या क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होंगे। रिपुटेशंस, द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, ये आपको रिपुटेशन आपको बहुत जरूरी है। द रिस्क टू अर्निंग्स और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, रिपुटेशन को जानना जरूरी है। रिस्क ऑफ अर्निंग हो रहा है नहीं हो रहा है, रिपुटेशन कंपनी का कैसा है, रिपुटेशन को जानना जरूरी है। कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, ये आपको जानना जरूरी है। कंप्लायंस, द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम वायलेशंस और नॉन कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस और एथिकल स्टैंडर्ड्स, ये कंप्लायंस जानना जरूरी है। The risk to earning or capital arising from violations or non-compliance with prescribed practices or ethical standards, ये आपको जानना जरूरी है। Failure to meet regulatory guidelines, जो आपके regulatory guidelines है उसको आप नहीं मीट कर रहा है, can result in the severe penalties, severe penalties उसमें लग सकता है for the financial institutions। उससे आपको प्रोजेक्ट का आपको आइडिया लग जाता है। More recently, Office Thrift Supervision has grouped the technology risk faced by the financial institutions in 3 categories. Information integrity risk. Information must be available, accurate, complete, and valid and secure. Information आपको जरूर आपको मिलना चाहिए, accurate मिलना चाहिए, complete मिलना चाहिए, valid and secure information मिलना चाहिए, है ना। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल, इंफॉर्मेशन इज द पावर, कहते हैं इंफॉर्मेशन इज द पावर। इंफॉर्मेशन है कि नहीं, एक्यूरेट डाटा आपके पास है कि नहीं, एक्यूरेट डाटा है कि नहीं, कंप्लीट डाटा है कि नहीं, वैलिड एंड सिक्योर डाटा है कि नहीं है, तो ये आपको इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क आपको कहलाता है। बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क, द इंस्टीट्यूशंस एबिलिटी टू adequately prepare and execute its responsibility during a disaster. Business continuity risk, institutions ability to adequately prepare and execute its responsibility during a disaster, ये बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क आपको कहलाता है। इंस्टीट्यूशंस एबिलिटी टू एडिक्वेटली प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट इट्स रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर। वेंडर मैनेजमेंट रिस्क, द रिस्क दैट द सर्विस प्रोवाइडर विल नॉट परफॉर्म the contract terms and condition as specified, causing undesirable consequences for the institution's operations. वेंडर मैनेजमेंट रिस्क, सही वेंडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। वेंडर सिलेक्शन पे मैंने कई काम किया, कई रिसर्च पेपर किया मैंने, तो सही वेंडर आपको लेना जरूरी है। जो अच्छी कंपनियां होती हैं वेंडर डेवलपमेंट के लिए उनके पास अलग डिपार्टमेंट होता है, वेंडर को चेक करने के लिए अलग चीजें होती हैं, है ना। तो वो सही ढंग का चेक करती है।
and the risk that service provider will not perform the contract terms and condition as specified, causing undesirable consequences for the institution's operation. ये आपको जरूरी है, ये आपको जानना आपको जरूरी है. And this reflects the going requirement for financial institutions to provide internet-based services, utilize and oversee service provider, and prove particularly the board of directors and offices do negligence in protecting customer information and meeting other regulatory requirements. Management can reduce a bank's risk exposure by adopting and regularly reviewing its risk assessment plan, risk mitigation control, intrusion response policy and procedure, and testing process. है ना? Management can reduce a bank's risk exposure by adopting and regularly reviewing its risk assessment plan, risk mitigation control, intrusion response policy and procedure, and testing processes. तो ये आपको ये सारे तरह के रिस्क जो है, आपको प्रोजेक्ट को जब एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कितने तरह के जो है प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करने में आपको रिस्क है. आपको इंफॉर्मेशन मिला ही नहीं, एक अवेलेबल क्या हो रहा है. आपने विदेशी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने जो है बांग्लादेश में अपना प्रोजेक्ट लगा दिया. अब बांग्लादेश से उसको इंफॉर्मेशन सही मिल ही नहीं रहा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा, वैलिड इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रहा, सिक्योर इंफॉर्मेशन मिल ही रहा. तो क्या होगा प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट पूरी तरह तो वो धाराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से आपको बैठ जाएगा. तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क ये आपको जरूरी है. मल्टीनेशनल कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है, क्या हो रहा है बांग्लादेश में उसको पता ही नहीं है. तो ये आपको इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क ये आपको जानना जरूरी है. इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट, ये आपको होना बहुत जरूरी है. इंफॉर्मेशन मिलेगा ही नहीं. और मल्टीनेशनल कंपनी है, यूरोप की कंपनी है, उसने बांग्लादेश में पेमेंट लगा रखा है ना. कई प्रोजेक्ट हैं. एनरॉन गुजरात में लगा, लगते बंद हो गया. बाहर की कंपनी थी, प्रोजेक्ट बनते बंद हो गया. बनने के बाद जो है बोल रहा है कि क्या करेगी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है जी. आजकल के पॉलिटिकल सिचुएशन में आपको मालूम है, कोई जो है एमएनसी के फेवर में है, कोई एमएनसी के अगेंस्ट में. मल्टीनेशनल कंपनी पे जो है एफडीआई पे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे कई रिसर्च पेपर मैंने भी लिखा हुआ है. तो कई पार्टीज बोलती है कि भाई एफडीआई इंडिया में लगाना चाहिए, कई पार्टीज बोलती है एफडीआई इंडिया के लिए ठीक नहीं है जी, फॉरेन कंपनी है जी ये. तो ये इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क बहुत जरूरी है. बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क ये आपको इंस्टीट्यूशंस एबिलिटी टू एडेक्वेटली प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट इट्स रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर, ये आपको जरूरी है. वेंडर मैनेजमेंट रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है. आप किसी वेंडर से अलायंस करेंगे, आपने एक बार अलायंस कर लिया, फिर आप दूसरे बार उसको अलायंस नहीं करेंगे तो फिर वेंडर आपको नाराज हो जाएगा. तो वेंडर सिलेक्शन जो प्रॉब्लम है वो टिपिकल है. वेंडर का जो रिस्क है वो आपको टिपिकल है. वेंडर को सिलेक्ट करना वो आपको टिपिकल है. कई कंपनियों के साथ में ऐसा हुआ है. पहले आपको होंडा था, हीरो होंडा था. हीरो होंडा का मुंजाल साहब ने, उसने होंडा कंपनी से टाई अप किया था और इंडिया में होंडा कंपनी को लाया था मुंजाल साहब ने. तो फिर बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट चलने लग गया. तो फिर मुंजाल साहब ने अपने हीरो को अलग किया, होंडा अलग हो गई, दोनों का कंपनी टाई अप खत्म हो गया. वेंडर मैनेजमेंट रिस्क यही सबसे बड़ा रिस्क है. किसी से आप टाई अप करो, किसी से कोलैबोरेट करो, वो पार्टनरशिप ज्यादा दिन चलता नहीं है. तो हीरो होंडा की भी यही कहानी है. पहले वो हीरो होंडा हुआ करती थी, अब जो है होंडा ही हो गई, होंडा अलग हो गया है और हीरो कंपनी अलग हो गई. हीरो पहले ये मुंजाल साहब साइकिल बनाते थे और वो होंडा से करके हीरो होंडा निकाला, मोटरसाइकिल निकाला, फिर उसके चले नहीं और फिर होंडा अलग हो गई, हीरो अलग हो गई. तो यही कहानी है. तो ये वेंडर सिलेक्शन का जो आपका रिस्क है ये बहुत बड़ा रिस्क है. एंड ये सर्विस प्रोवाइडर ये परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्म कंडीशन स्पेसिफाइड काउजिंग इंडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस इंस्टीट्यूशन ऑपरेशंस, ये आपको रिस्क को जानना जरूरी है. रिपुटेशन को जानना जरूरी है. कंपनी का काम धाम क्या है, ये आपको रिपुटेशन को जानना जरूरी है.
स्ट्रैटेजिक रिस्क, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या है, वो कंपनी करना क्या चाहती है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या क्या है कंपनी के, कंपनी करना क्या चाहती है, तो वो आपको जानना जरूरी है। रिस्क टू जर्निंग और कैपिटल एराइजिंग फ्रॉम द एडवर्स बिजनेस डिसीजंस, ये आपको जरूरी है। इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोज डिसीजन, ये आपको जरूरी है। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन, स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन, वो आपको जरूरी है कि वो कंपनी करना क्या चाह रही है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन को जानिए कि वो करना क्या चाह रही है। ट्रांजैक्शन रिस्क आपको जरूरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिस्क, ये आपको यहाँ पर आपको जरूरी है। तो ये कॉन्फ़िगर्ड और कंफर्टेबल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम प्रोसेस, ये आपको जानना जरूरी है प्रोजेक्ट में, ये सारी आपको जानना जरूरी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मैंने बात कर रहा था, मेथड फॉलो द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सारा चीज पूरा पता होता है, कौन सी कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कितना लोन फ्रॉड चल रहा है, कितना चेक फ्रॉड चल रहा है, कितना आइडेंटिफाइड थेफ्ट हो गया है, कितना आइडेंटिफाइड वेक फेल्यूअर्स हो गया है, ये सारा, कितना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को चल रहा है, ये आपको सारा आपको पता रहता है। लोन फ्रॉड आपको विजय माल्या का पता ही है, विजय माल्या का लोन फ्रॉड कितना लोन फ्रॉड हुआ उसका, अभी कितना केस चल रहा है। तो कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के पहले ये सारे रिस्क को जानना जरूरी है। और जो आपके प्रोजेक्ट जब स्टैब्लिश करेंगे, प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए ये आपको करना आपको जरूरी है। तो दूसरा हमने आज डिस्कस किया शेडो प्राइसिंग के बारे में। शेडो प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया कि शेडो प्राइसिंग जो है उसमें आप कैसे प्रोजेक्ट में सक्सेस हो रहा है नहीं सक्सेस हो रहा है, उसके इनपुट और आउटपुट्स उस पर डिपेंड करेगा। व्हाट यूनिट ऑफ करेंसी यू हैव गेन, डोमेस्टिक करेंसी कितना गेन हुआ, फॉरेन करेंसी कितना गेन हुआ, करंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू वो कितना गेन हुआ, विथ रेफरेंस टू विच पॉइंट प्रेजेंट और फ्यूचर वो कितना गेन हुआ, उस पर डिपेंड कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ द कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट ये कितना गेन हुआ उस पर डिपेंड कर रहा है। विथ रेफरेंस टू विच ग्रुप, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो concept of the tradability for tradable goods, the internal price is a measure of its opportunity cost to the country, ये आपको डिपेंड करेगा। सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड वाइस वर्सा, उस पर डिपेंड करेगा। सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक कंजप्शन एंड द वाइस वर्सा, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। इंपोर्ट फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस पर आपको डिपेंड करेगा, एक्सपोर्ट टू द डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस पर डिपेंड करेगा, विथ रेफरेंस टू विच ग्रुप उस पर डिपेंड करेगा, इन टर्म्स ऑफ द कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट उस पर डिपेंड करेगा, है ना। करंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा। व्हाट यूनिट ऑफ करेंसी, डोमेस्टिक और फॉरेन, उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो सोर्सेस ऑफ द शेडिंग प्राइजेज, ये आपको डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर प्रोडक्शन, टोटल कंजप्शन इन द इकोनॉमी वो आपको कैसा चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज और इंक्रीज द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, इंक्रीज उसका प्रोडक्शन इकोनॉमी में डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस पर डिपेंड करेगा, ये एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इंक्रीज और डिक्रीज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उस पर डिपेंड करेगा। डिक्रीज और इंक्रीज प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी उस पर डिपेंड करेगा। इंक्रीज और डिक्रीज और टोटल कंजप्शन इन द कंपनी उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इससे आपको सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको पता चल जाता है किसी कंपनी का, कि किस आपका जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है वो आपको कहाँ जा रहा है, उससे आपको पता चल जाता है। तो ये एनालिसिस आप जो है करने के बाद जो है कोई प्रोजेक्ट जो है इस्टेब्लिश करता है, तो प्रोजेक्ट आपका फेल आपको नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए आपको कहता है कि सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए, है ना। तो सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद जो है आपको कोई भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, और प्रोजेक्ट आपका हमेशा जो है आपका सक्सेस करेगा। कोई भी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आपका जो है आपका सक्सेस करेगा। तो ये आपको जरूरी है। तो
ये डिफरेंट टाइप ऑफ द रिस्क है। ट्रांजैक्शन रिस्क है, स्ट्रेटजिक रिस्क है, रिपुटेशन है, कंप्लायंस है, इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क है, बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क है, वेंडर मैनेजमेंट रिस्क है। ये सारे रिस्क है, वो हम लोगों ने आज डिस्कस किया। ये आपको प्रोजेक्ट के लिए आपको रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर दीजिए कि व्हाट आर द रिस्क आर देयर। हम जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसमें रिस्क क्या है, ये जब पहले ही पता चल जाएगा तो आपका प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल सक्सेस करेगा। आपको आपको रिस्क लगाने पे ट्रांजैक्शन रिस्क है ना, ट्रांजैक्शन रिस्क, रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी, है ना, अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स विद द सर्विस और प्रोडक्ट डिलीवरी। एग्जाम्पल, पोअरली कॉन्फ़िगर्ड और इनकम्पेटेबल इंटरनल एक्सटर्नल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, ये आपको जरूरी है। स्ट्रेटजिक रिस्क, द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम एडवर्स बिजनेस डिसीजंस और इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दोस डिसीजंस, ये आपको जरूरी है। ये स्ट्रेटजिक रिस्क आपको जानना जरूरी है। रिपुटेशन आपको जानना जरूरी है, जो कंपनी क्या करती है। द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन जानना जरूरी है कि कंपनी क्या करती है। रिपुटेशन जानना जरूरी है। कंप्लायंस, द रिस्क टू अर्निंग और कैपिटल अराइजिंग फ्रॉम वायलेशंस, नॉन कंप्लायंस विद प्रिस्क्राइब्ड प्रैक्टिस और इथिकल स्टैंडर्ड्स, ये आपको कंप्लायंस आपको बोलते हैं, कंप्लायंस होना आपको जरूरी है। फेल्योर टू मीट द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रेगुलेटरी गाइडलाइंस जानना आपको बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड व्हाट आर द पेनल्टीज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पेनल्टी लगाती है, सीवर पेनल्टीज क्या क्या लगाती है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जानना जरूरी है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क, इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है कि हमने जो प्रोजेक्ट लगाया है वहां पे इंफॉर्मेशन सही मिल रहा नहीं मिल आ रहा है। इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी रिस्क, इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल, एक्यूरेट, मस्ट बी अवेलेबल, इंफॉर्मेशन मिलना ही मिलना चाहिए। यूनिलीवर कंपनी है, 138 कंट्री में अपना बिजनेस चला रही है, बिल्कुल उनका जो है बिजनेस बिल्कुल सही चल रहा है और उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क बहुत तगड़ा है, नेटवर्क बहुत तगड़ा है, इंफॉर्मेशन बहुत तगड़ा है, एक्यूरेट रिजल्ट आता है उसके पास। यूनिलीवर कंपनी का डाटा कभी फेल नहीं हुआ है, वो आपको काफी उसका सक्सेस रहा है। तो इंफॉर्मेशन जो है पावर है, इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वैलिड एंड सिक्योर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस कंटिन्यूटी रिस्क है, द इंस्टीट्यूशन एबिलिटी टू एडेक्वली प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट इट्स रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग ए डिजास्टर, ये आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। वेंडर मैनेजमेंट रिस्क है, वेंडर का मैंने बताया है कि आपको रॉन्ग वेंडर्स आपको मिल जाएगा तो आपको दिक्कत होगा। दी आर द रिस्क, तो आइडेंटिफाई द फर्स्ट रिस्क, व्हाट आर द रिस्क आर देयर। बहुत सारा कंपनियां हैं वो मोनोपोली स्टैब्लिश करती है। मोनोपोली इज द बेस्ट बिजनेस फॉर एनी ऑफ द थिंग, मोनोपोली होना चाहिए, है ना, मोनोपोली होना चाहिए। तो मोनोपोली किसी कंपनी में आपको प्राइसिंग डिसीजन करता है, आपको प्रॉफिट देता है। मोनोपोली, मोनोपोली तो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास पेटेंट हो, तभी कर सकते हैं। तो वेंडर जो है आप तभी करेंगे कि आपको जानकारी रहेगा उस बारे में, तभी तो आप करेंगे, कहां से करेंगे। तो ये आपको वेंडर मैनेजमेंट रिस्क पहचानना आपको जरूरी है। मारुति के करीब 900 वेंडर्स हैं, तो आप किसी वेंडर को पकड़ के वेंडर को हटा तो नहीं सकते। अब वो जिस तरह का सामान दे रहा है आपको लेना पड़ेगा। वेंडर से जो है कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, वेंडर का जो है उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ, उसके बाद जो है उसको किसी चीज का ऑर्डर दिया जाता है। तो ये आपको वेंडर मैनेजमेंट रिस्क है, बिजनेस कंटिजेंसी रिस्क है। तो ये आपको पहचानना जो है ये आपको जरूरी है। ये रिस्क के बारे में आज मैंने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको क्लियर आपके पास आइडिया रहता है। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंक के पास पूरा आइडिया रहता है कि कौन सा प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, कौन सा कंपनी का क्या चल रहा है। बैंक आपको क्लियर उसको बता देती है। बैंक जो है बैंक से लोन लिया हुआ होता है,
बैंक से मनी लिया हुआ रहता है, बैंक के पास ट्रांजैक्शन होता है, तो बैंक को आइडिया रहता है कि वहां क्या चल रहा है, उस प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है। बैंक को पूरा आइडिया रहता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है उसको पूरा आइडिया रहता है कि क्या चल रहा है, वो है ना, क्या चल रहा है वहां पे, जो है उसका जो है उस कंपनी का क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो उसका पूरा जो है बैंक फेलुअर हुआ नहीं हुआ, स्ट्रेटजी प्लान फेलुअर हुआ नहीं हुआ, ये आपको बैंक को पूरा रहता है। मोर्टेज एंड लोन फ्रॉड, इसके बारे में आपको पूरा रहता है कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो हैज फ्यूल्ड द ग्रोथ इन एक्सटर्नल फ्रॉड, तो एक्सटर्नल फ्रॉड क्या है नहीं है, पूरा बैंक के पास पूरा आइडिया रहता है। तो मेथड फॉलोड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्लियर कट जो है आइडिया रहता है, वो आपको बता देगा कौन से कंपनी का क्या चल रहा है ना। फाइनेंस मिनिस्टर में बताया ही आपको, 2000 कंपनियों को बंद करवाई उन्होंने इंडिया में, कह रहा कि ये कंपनी है ही नहीं, कंपनी के नाम पे चल रहे हैं। तो ये स्थिति है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। लोन फ्रॉड आपको आइडिया ही है, लोन फ्रॉड विजय माल्या का क्या केस चल रहा है,